इस प्रोग्राम में जो भी उपस्थित विश्व आयुर्वेद परिषद के गणाधिकारी है उनका स्वागत करती हूँ। थैंक्स फॉर विजय कुमार सर, शिव कुमार हरती सर, हजर नवीस सर एंड ममता मैम एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट याज्ञिक सर जो बहुत ही सिंसियरली ये प्रोग्राम्स पूरा कंडक्ट करवाते हैं। मैम स्क्रीन शेयर हो रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Screen share. Yes. We will start now. Impact of biological clock on optimum nutritional status. ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है आयुर्वेद में स्वस्थ ऋतु का अभिन्न अंग है, जिसे हम दिनचर्या या ऋतुचर्या के नाम से जानते हैं। पर पूरी दुनिया भर में बायोलॉजिकल क्लॉक ये एक ऐसा टर्म है जिसको बहुत ही ग्लैमरसली एक्सेप्ट किया जाता है। और जिस तरीके से मैं पिछले 15 साल से इस विषय पे काम कर रही हूँ, तो मेरे ये ध्यान में आ रहा है कि न्यूट्रिशनल स्टेटस पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ये हम लोग जो आयुर्वेद में पढ़ाते हैं, ये एक्चुअली सारा डिकोडिंग कर रहे हैं। शास्त्रकारों ने कोड में सब कुछ लिख के रखा है और हमारा काम है कि विद्यार्थियों तक, पीजी स्टूडेंट तक ये डिकोड करके पूरा अवेयरनेस करके समाज में इसको सामने लाना है। और आयुर्वेद में जो आहार का वर्णन है वह उसको सस्टेनेबल तो वो है ही, पर लोगों को के रीच तक पहुंचाकर और भी सस्टेनेबल बनाना है। हम सबसे पहले जानेंगे कि आज हम क्या क्या देखेंगे इस टॉपिक में। सर्केडियन रिदम यानी बायोलॉजिकल क्लॉक, ये क्या होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहाँ कैसे सिचुएटेड होती है और उसका पेरिफेरल क्लॉक से डायरेक्ट संबंध कैसा आता है। कंसेप्ट ऑफ अग्नि एंड ईटिंग पैटर्न्स इन आयुर्वेद, डेली क्लॉक, एनुअल क्लॉक, इसका अजीर्ण से कैसे संबंध है और सारा मील्स एंड डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म का संबंध बायोलॉजिकल क्लॉक से कैसे होता है, ये हम इसमें जानेंगे। तो व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लॉक? तो ये सर्कैडियन रिदम्स आर एंडोजिनसली जनरेटेड रिदम्स, मतलब हमारे बॉडी में जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वैसे एंडोजिनसली जनरेटेड रिदम that occur within periodicity of approximately 24 hours and play a fundamental role in survival and evolution of life. It regulates daily rhythms of physiology and behavior, enabling organisms to anticipate changes in environment and develop important adaptive mechanism. इसका मतलब ये हुआ कि जो सर्केडियन रिदम जो है दोनों आंखों के बीच में ऑप्टिक काइज्मा के पीछे सुप्राकाइज्मेटिक न्यूक्लियस होता है और वो रोल करता है। सर्केडियम रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक उसको रिप्रेजेंट करता है और उसके ऊपर गवर्न कौन करता है, तो सन और मून। जैसे डे नाइट लाइट, सनलाइट से वो स्टिमुलेट होता है और मून लाइट से भी स्टिमुलेट होता है। मतलब ये कहीं ना कहीं इसका एनवायरनमेंट से संबंध है। और जहाँ सनलाइट और मूनलाइट नहीं है वहाँ वो ट्वी लाइन डाउन और डस्क को रिप्रेजेंट करते हुए पूरा अग्नि से इसका संबंध होता है। और इसका कनेक्शन होता है जैसे हाइपोथैलेमस के पास में ये सुप्राकाइज्मेटिक न्यूक्लियस है, तो ये पेरिफेरल क्लॉक से जुड़ा हुआ होता है। पेरिफेरल क्लॉक्स में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन्स दोनों क्लॉक से इसका फीडबैक मैकेनिज्म होता है। और ये इसको अगर डिस्टर्ब सर्केडियन रिदम हो गया तो लाइफस्टाइल डिसीजेस होती है। Due to the association of numerous pathological states with disturbances in circadian rhythm driven by clock gene mutation or disruptive lifestyles. This association is especially strong with respect to cancer and metabolic diseases. हम लोग बोलते हैं कि कैंसर क्यों हो रहा है आजकल, ज़्यादा पता नहीं चल रहा है। कोई बोलता है कि मैं गुटखा नहीं खाता हूँ, खर्रा नहीं खाता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ, मैं तो बहुत सात्विक खाना खाते हूँ, फिर भी हमको कैंसर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बायोलॉजिकल क्लॉक का जो इम्पैक्ट है ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और ये रिसर्चेस में भी पाया गया है कि इसका एसोसिएशन इन चीज़ों से है। और मैं ये बोलती हूँ कि विजन 2047 का अगर हम रखते हैं तो हमने बायोलॉजिकल क्लॉक को ही फोकस करके रखना चाहिए और इसका सीधा संबंध
हमारा अग्नि और मेटाबॉलिज्म से आता है। क्लिनिकल स्टडीज डेमोन्स्ट्रेट दैट स्लीप रिस्ट्रिक्शन, पूरी नींद नहीं होना, क्रॉनिक शिफ्ट वर्क, नाइट ईटिंग कंडीशंस all carry an increased risk of metabolic disease, including obesity, diabetes, cardiovascular diseases. लाइफस्टाइल डिसीजेस में अभी हेल्थ प्रोग्राम्स में कैंसर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। मतलब देखिए, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज कैंसर को माना जा रहा है। Metabolic disturbances appears rapidly in response to circadian alteration. Even 1 or 2 nights of sleep disruption can reduce glucose tolerance. अब इसको समझ लेते हैं हम। सुप्राक्राइजमेटिक न्यूक्लियस ये किसके ऊपर गवर्न करता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एसीटीएच, टीएसएच, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, फीडिंग बॉडी टेम्परेचर, और साथ में पेरिफेरल क्लॉक इसके पीछे पीछे चलती है, जिसमें है एड्रिनल ग्लैंड, कॉर्टिसोल, थायराइड, थायराइड हार्मोन्स, हार्ट, पैंक्रियाज, इंसुलिन, लीवर, ग्लाइकोजन, फैट, लिपिड मेटाबॉलिज्म, मसल्स, मसल ग्लाइकोजन, एंड गट डिसबायोसिस। तो गट का बैक्टीरिया भी डिस्टर्ब होने से मतलब वो डिपेंड करता है सुप्राक्राइजमेटिक न्यूक्लियस के फंक्शन के ऊपर। Disturbed biological clock result in disturbed lifestyle, which decreases and worsen quality of life, quality of sleep in shift workers also. Associated to an increased incidence of metabolic, endocrine, cardiovascular and tumor diseases, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ये डायग्रामेटिक फ्लो चार्ट में मैं बता रही हूँ। फिर इससे मेटाबॉलिक डिसीजेस, ट्यूमर डिसीजेस, ये सब एसोसिएट होती है और इनका इंसिडेंस इससे बढ़ता है। अनशेड्यूल्ड सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, लेप्टिन, नॉरएपिनेफ्रिन, whereas cortisol, epinephrine and glucose. It results in circadian misalignment induced by sleep deprivation, increased marker of insulin resistance. आजकल जो बढ़ता हुआ डायबिटीज का प्रमाण है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से हो रहा है। रिजल्ट्स इन क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन, बॉडी में अगर क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी कंडीशन बनी रही, मतलब शरीर में साम अवस्था निरंतर बनी हुई रही, तो हमेशा ही शरीर थका हुआ रहेगा और जल्दी से जल्दी बीमारियों में पूर्व रूपों का रूपांतर व्यक्ति भेद में षटक्रिया काल में पूरी व्याधि बॉडी में होने में टाइम नहीं लगता है। इसलिए जो सामावस्था है उसे हमको दूर करना बहुत जरूरी है। इसके कुछ फैक्टर्स रहते हैं, जैसे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स मतलब क्लॉजिंग म्यूटेशन एंड एजिंग। इसका मतलब है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, भूख कम होने लगती है, नींद कम आने लगती है, तो भी अपना बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है। एक्सट्रिंसिक में जो शिफ्ट वर्कर है, क्रॉनिक जेट लैग्स है, बहुत सारा जिनको ट्रैवल करना पड़ता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स उनके ऊपर इम्पैक्ट करते हैं। और साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस में भी बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होती है, जैसे डिप्रेशन, पुअर स्लीप, एल्जाइमर डिसीज, और मेटाबॉलिक डिसीज में डायबिटीज, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर। अभी आपने देखा होगा कि साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस, मेटाबॉलिक डिसीजेस, इसके अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होने से ये बीमारियां होती है। व्हाट डज दिस मीन? कि ये बहुत डेंजरस विशियस साइकिल है कि जो बीमारी होने के बाद वो डिस्टर्ब करता है और फिर से वही बीमारियां रिपीट होती है। जैसे प्रमेह में और मधुमेह में बताया गया है कि मधुमेह में सामावस्था हुई तो वो फिर से प्रमेह की संप्राप्ति को घटित करता है, और संप्राप्ति आगे जाके मधुमेह में, प्रमेह आगे जाके मधुमेह में कन्वर्ट होता है। तो ये विशियस साइकिल है। इसको रोकने के लिए भी आंसर बायोलॉजिकल क्लॉक का सेट करना ही है। हम देखेंगे अभी कि कैसे कॉर्टिसोल, एडिपोनेक्टिन, लेप्टिन, ग्रेलिन, इंसुलिन, सीरोटोनिन इस पे काम करता है। देखिए, अभी हमको जमाने के संग चलना पड़ेगा। ये सारे हंगर हार्मोन्स है, इसको हम अगर मैकेनिज्म समझ पाएंगे तो हम इसको आयुर्वेद में बैठाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हम आयुर्वेदिक
तरीके से दे पाएंगे पेशेंट्स को। Cortisol an essential steroid hormone secreted by adrenal gland, and like many other physiological processes in the body has circadian rhythm. This rhythm is distinct and is regulated by main oscillator in the suprachiasmatic nucleus, which is located in the hypothalamus. At midnight, have very low or undetectable cortisol levels that built up overnight to peak first thing in the morning. Cortisol levels then decline slowly throughout the day. मतलब इनका बोलना है कि सुबह वो बढ़ता है और धीरे धीरे दिन में उसका लेवल्स कम होते होते रात तक वो पूरा कम हो जाता है। इसका मतलब है कि हमको जो सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना है, तो वो बॉडी में भी वो हार्मोन हमारे उपलब्ध नहीं है और वो हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं है रात को लेट खाने की या रात में खाने की। इसका संबंध हम कॉर्टिसोल से लगा सकते हैं। कॉर्टिसोल के विभिन्न फंक्शंस है जिसके बारे में मैं यहाँ नहीं बताऊंगी। और अभी आया एडिपोनेक्टिन। अब हम समझेंगे 4 चीज़ों को हमको समझना है, लेप्टिन, ग्रेलिन, एडिपोनेक्टिन और इंसुलिन। तो एडिपोनेक्टिन, ये नाम ही बताता है कि ये एडिपोज टिश्यू इसको सिक्रीट करता है। एडिपोज टिश्यू मतलब फैट्स के सेल्स, ये 2 चीज़ों को सिक्रीट करते हैं। एक होता है लेप्टिन और दूसरा होता है एडिपोनेक्टिन। तो लेप्टिन इनहिबिट्स हंगर, वो हंगर को कम करता है, हंगर के सेंसेशन को कम करता है, और एडिपोनेक्टिन हंगर के सेंसेशन को बढ़ाता है। तो ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट में काम करते हैं। एकदम एंटागोनिस्ट नहीं बोलेंगे, पर एक दूसरे से थोड़ा बहुत उल्टा काम करते हैं। तो एडिपोनेक्टिन इसका पीक ऑफ प्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन 12 टू 2 पीएम। एडिपोनेक्टिन 12 से 2 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा लेवल में सिक्रीट होता है और ये भूख हंगर का रिप्रेजेंट करता है, हंगर को। इट्स लेवल वॉज इनवर्सली कोरिलेटेड विथ ओबेसिटी, इट डिक्रीजेस वेट। पर इसकी एक खासियत है कि ये अगर कम मात्रा में बन रहा है तो ये कार्डियोवेस्कुलर रिस्क बढ़ाता है, और ये ज़्यादा मात्रा में तो भी ये कार्डियोवास्कुलर मोर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसका मतलब ये ऑप्टिमम लेवल में होना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि स्थूल जो है, स्फिक स्तन उदर लंबनम, जो लोअर एब्डोमिनल ओबेसिटी जिसकी बढ़ रही है, जिसका बॉडी शेप इंडेक्स बढ़ चुका है, बीएमआई बढ़ चुका है, वो जो है उसके एडिपोज टिश्यू एडिपोनेक्टिन और लेप्टिन को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, और फिर हमको मॉर्बिडिटी, जो कार्डियोवेस्कुलर मॉर्बिडिटी हमारी बढ़ने लगती है। इसी तरह से हम लेप्टिन को देखेंगे। लेप्टिन इज सिक्रेटेड अगेन बाय एडिपोज टिश्यू आफ्टर द हिपेटिक ग्लूकोज लेवल इंक्रीजेस। मतलब खाना खा रहे हैं हम भूख लगने के बाद में, और ब्लड में मतलब हिपेटिक ग्लूकोज की लेवल बढ़ चुकी है, तब लेप्टिन सिक्रीट होना शुरू करता है और वो हंगर को सटाइटी लेवल लाता है। मतलब हमारा पेट बढ़ भर चुका है और ओवर फीडिंग को हमको रोकता है। तो ये दोनों का फीडबैक मैकेनिज्म होता है। इन ह्यूमंस लेप्टिन लेवल्स पीक ड्यूरिंग नाइट। मतलब देखिए, रात में लेप्टिन लेवल पीक पे रहती है, मतलब वो बोलती है कि रात में खाना मत खाओ। और हैड हाई फैट डाइट लिया, फिर तब लोअर्स द लेप्टिन लेवल, मतलब वो सटाइटी इंडेक्स लाता है, और स्निग्ध आहार की भी हमको जरूरत होती है। तो इससे हमने ये जाना है कि रात में हमको खाने की जरूरत नहीं है। सूर्यास्त है, संध्या काल है, 8 है, 9 बजे तक है, हमको खाना खा लेना है। लेट नाइट फूड ईटिंग इज नॉट फिजिबल फॉर अवर बॉडी हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। अब समझेंगे ग्रेलिन। ग्रेलिन क्या करता है? ये फिर से हंगर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। इट इज फास्ट एक्टिंग। द ऑक्जेंटिक सेल्स ऑफ स्टमक सिक्रेट ग्रेलिन बिफोर फीडिंग टाइम।
इंडिपेंडेंटली फ्रॉम लाइट अकॉर्डिंग टू देयर ओन सर्केडियन रिदम। मतलब ग्रेलिन को ये नहीं समझ में आ रहा है कि सनलाइट आया है या मूनलाइट आया है, वो अपना एक बायोलॉजिकल सर्केडियन रिदम चलाता है और भूख लगने का हमको एक हंगर का स्टिमुलस देता है। The main action of ghrelin is appetite stimulation. It was shown that in shift workers, the normal ghrelin cycle was disrupted, possibly explaining the observed overfeeding. मतलब हमको अगर किसी का बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना है, फॉर एग्जाम्पल कोई रात को 10-11 बजे खा रहा है, तो हम उनको सडनली नहीं बोलेंगे कि आप शाम को 6 बजे खाना शुरू करिए। हम उनको 15-15 मिनट, आधा-आधा घंटे का चेंज कराते हुए, धीरे-धीरे उनका बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करते हुए हम उनकी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे और उनका खाने का टाइम शिफ्ट करेंगे। अब इंसुलिन की बात देखेंगे, तो इंसुलिन सिक्रीट्स शोज जेनिथ एट 5 पीएम, सबसे ज्यादा 5 पीएम में, और नादिर एट 4 एएम, सुबह। सुबह जब 4 बजे बहुत सारे डायबिटिक लोगों को अर्ली मॉर्निंग हाइपोग्लाइसीमिया होता है, 4 बजे उठ के नींद खुल जाती है उनकी, पता नहीं चलता है, पर उनको भूख लगी हुई रहती है और उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड सारे एंजाइम्स है और हार्मोन्स है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए आपको फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी और उसको समझना पड़ेगा। शॉर्ट में यही मैं कहूंगी कि इनका संबंध पूरा ओबेसिटी से है, पेट भरने से है, और जो हमारे यहाँ प्रकृतिकरण संयोग में काल का इम्पोर्टेंस दिया है, वो इसी के लिए दिया है कि मात्रावत भोजन पुनर्अग्नि बल अपेक्षिणी। और ऋतु के अनुसार भी हम काल देखेंगे, ऋतु के अनुसार भी हमको अग्नि कम ज्यादा होने से डाइट को भी कम ज्यादा करना पड़ता है। जैसे वर्षा और ग्रीष्म ऋतु में अग्नि मंद होती है तो हमको कम खाना है, और वसंत और शरद ऋतु में मध्यम अग्नि होती है तो हमको तब उस तरीके से खाना खाना है। और शरद और हेमंत में ये भी अपना एनुअल क्लॉक है। ये सारा अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो हम आम उत्पत्ति के जिम्मेदार होते हैं, और सभी को पता है रोगाः सर्वेपि मंदाग्नो। अब इसको हम जोड़ेंगे हमारे आयुर्वेद के प्रिंसिपल से। कैसे? ये तो आप सब जानते हैं कि उत्तरायण दक्षिणायन, जो अभी मैंने बताया, तीनों ऋतुओं का संबंध, तीनों मतलब मध्यमाग्नि, तीक्ष्णाग्नि और मंदाग्नि के ऋतुओं का संबंध। तो इसमें हम कफ का जो है पीरियड, चाइल्डहुड, मॉर्निंग, लेट इवनिंग, जस्ट आफ्टर द मील्स। पित्त का है अडल्ट, आफ्टरनून, मिडनाइट, मिड टाइम ऑफ डाइजेशन। ओल्ड एज, इवनिंग, अर्ली मॉर्निंग, लास्ट फेज ऑफ डाइजेशन। ये वात का है। अब समझेंगे। सबको अजीर्ण के बारे में पता है, इसके प्रकारों के भी बारे में पता है, फिर भी मैं एक बार थोड़ा रिवाइज कराऊंगी कि मैंने एक लाइन, टैग लाइन बनाई हूँ, विषमासन गेट वे टू मेटाबॉलिक डिसीज। मतलब जो भी विषमासन करेगा वो एंटर करेगा उस गेट में जहां मेटाबॉलिक डिसीजेस उसकी राह देख रहे हैं। तो इसमें विषमासन रिजल्ट्स इन अजीर्ण, although not life threatening, but causes great distress to human in the form of chronic inflammatory conditions। और जो जितेंद्रिय है उसको आयुर्वेद में चरक संहिता में बताया गया है कि उसको कोई भी बीमारी नहीं होगी। जितेंद्रिय जो है कि जो अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करता है। अजीर्ण है तो वो खाना कम खाएगा, वो अग्नि बढ़ाने के लिए उपाय करेंगे। ये श्लोक देखिए, इसमें उद्गार शुद्धिवपि भक्ताकांक्षा न जायते हृद गुरुता च यस्य रस अवशेषेण तु सप्रसेकम चतुर्थम एतत् प्रवदन्ति अजीर्णम। अजीर्णम के बारे में लिखा है यहाँ। और अजीर्ण के जो उपद्रव है उसमें देखिए, मूर्छा, चक्राना, प्रलाप, वमथु, प्रसेक, सदनम भ्रमः, उपद्रवा भवंती इति मरणम च अपि अजीर्णतम। मतलब डेथ भी उन्होंने अजीर्ण का एक उपद्रव बताया है। वो कौन से प्रकार है? तो तत्र आमे, फिर विदग्धे, फिर विष्टब्धे और रसशेषे। चार जो टाइप्स है, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण,
विष्टब्दाजीर्ण और रसशेष अजीर्ण। चारों की ट्रीटमेंट क्या बताई है? तत्र आमे लंघनम कार्यम, इसमें लंघन करिए। विदग्धे वमनम हितम, मतलब हम लोग वमन यानी पूरा साइंटिफिक वमन ना बोलते हुए उत्क्लेश आता है तो हम जल धोती भी कर सकते हैं। स्वस्त्रोक्त में हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है जल धोती का, वो कर सकते हैं। विष्टब्धे स्वेदनम पथ्यम और रसशेष अजीर्ण में शयितम च, नींद लेना है। ये इसी को टेबुलर फॉर्म में देखेंगे चरक संहिता चिकित्सा स्थान में गृहिणी चिकित्सा अध्याय में दिया हुआ है कि आम अजीर्ण की जो चिकित्सा है, जिसमें कैसे जानेंगे आम अजीर्ण को? फुलनेस ऑफ एब्डोमेन, एनोरेक्सिया, मॉर्निंग स्टिफनेस, हेडेक, और स्किप करना है उसमें ब्रेकफास्ट। ममता मैम ठीक है वॉइस और स्लाइड्स? जी मैम विजिबल है, सही है। ओके ओके। आम अजीर्ण में है फुलनेस ऑफ एब्डोमेन, एनोरेक्सिया, मॉर्निंग स्टिफनेस, हेडेक। ये कोई भी लक्षण आता है तो इसको हमने आम अजीर्ण समझ लेना है। और इसकी सिंपल सी ट्रीटमेंट है, लंघन बोले तो स्किप द ब्रेकफास्ट। ये घर घर में हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी कर सकता है। हमारे बच्चे जो पीजी कर रहे हैं उनको अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाना है तो यही चीजें उनको समझाना है लोगों को। आगे स्वस्थ वालों का ही पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड इनको कैप्चर करना है लाइफस्टाइल काउंसलिंग करा करके। विदग्ध जीर्ण को कैसे जानेंगे? तो बेल्चिंग, खट्टी डकार, बर्पिंग, डकारे आना, इसमें है ट्रीटमेंट। इसमें वमनम बोला है, जल्द होती या फिर स्टमक वॉश, नमक का पानी पी के उल्टी करना है। और ये वारंवार नहीं करेंगे इसका भी काल दिया है 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार। विष्टब्दा जीर्ण में है गैसियस डिस्टेंशन, आधमान, आटो, कॉन्स्टिपेशन, बैकेक, कटिशूल, लो ग्रेड फीवर। हमारे यहाँ पीजी स्टूडेंट को हमने थीसिस का टॉपिक दिया था कटिशूल, और हमने पाया कि उसमें 70% पेशेंट्स में हमको डेमोग्राफिक स्टेटिस्टिक्स में पता चला कि इसमें विष्टब्दा जीर्ण का एसोसिएशन है। इसकी ट्रीटमेंट में है स्वेदन, नींबू पानी और बटर मिल्क। तो खाना खाते समय नींबू नमक पानी अगर ले लेते हैं तो वो मधुर विपाकी है और खाना भी डाइजेस्ट करेगा। और बटर मिल्क ले सकते हैं पानी के जगह पे, इसको रिप्लेस करना है। तो ये विष्टब्दा जीर्ण की ट्रीटमेंट हो गई। और रस शेष अजीर्ण में तो सबसे बढ़िया बताया है कि साउंड स्लीप होना चाहिए और अप्रोप्रिएट स्लीप होना चाहिए। तो इसमें हम पेशेंट्स को, वार्ड में एडमिट पेशेंट्स को अगर ये तकलीफ हो रही है तो हम उनको शिरोधारा करवा सकते हैं, या जिन लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही है उनको हम वीक में 1 या 2 बार शिरोधारा, शिरोपीचू, शिरोअभ्यंग के लिए एडवाइस कर सकते हैं। इनकी नींद अगर ठीक हो जाती है तो अजीर्ण को कवर कर लेते हैं। ये और भी एक श्लोक है जो जिसमें सिर्फ हार्ट बीट के बारे में नहीं तो पूरा ही मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया है। दीवा विबुद्धे हृदय जागृत पुंडरिकवत अन्नम क्लीन्नम धातुवाद अजीर्णे अपि हितम निशि। मतलब रात में अन्न क्लीन रहता है और अजीर्ण होता है, इसलिए रात में खाना खाना नहीं है। क्लीन्नम विस्तृत धातुत्वाद अजीर्णे न हितम दीवा इमं विधि यो अनुमतम महामुने ऋषि मुख्यस्य पठेभि यत्नतः। तो मैंने सॉल्यूशन निकाला है इसके लिए एक, कि ब्रेकफास्ट कब करें, दूसरी चीज रात का भोजन कब और कैसे खाएं। ब्रेकफास्ट अगर हम ब्राह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, पेशेंट्स अगर बोल रहे हैं कि वो 5 बजे उठ रहे हैं, 5:30 बजे उठ रहे हैं, या 6, 6:30 बजे उठने के बाद में एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो उनको ब्रेकफास्ट अलाउड है। पर अगर कोई 7 बजे 8 बजे उठ के ब्रेकफास्ट कर रहा है तो वी विल नॉट एडवाइज देम ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने देखा कि हंगर हार्मोन्स जो 12 से 2 में सिक्रीट हो रहे हैं, इसका मतलब 12 से 2 के बीच में खाना खाना नहीं है। 12 से 2 के बीच में आपका खाना स्टमक से ड्यूओडेनम में जाना शुरू हो जाना चाहिए। दैट मीन्स कि उसके 1 डेढ़ घंटे पहले हमने खाना खाना चाहिए। अगर हम किसी को बोलेंगे कि आप नाश्ता नहीं करना है और सीधा खाना खाना है,
तो हमारा हंगर का एप्रोप्रिएट टाइम होता है, किसी का 10, साढ़े 10, 11, साढ़े 11 के बीच में हमको भूख लगती है, और वही सही टाइम है। और उसी टाइम पे अगर हम पूरा अच्छा डाइट कर लेते हैं तो वो हमको बल, कांति प्रदान करता है, और वो एनर्जी हमको दिन भर काम करने के लिए यूटिलाइज होती है। और वही अगर हम 2 बजे खाना खाते हैं तो उसके बाद ड्राउजी फीलिंग आता है, और फिर चाय पे चाय पीना पड़ता है नींद भगाने के लिए। ये काफी कॉमन चीज है इसी के लिए। पर हमारे टाइम शेड्यूल्स ऐसे होते हैं कि हम 12 के पहले खाना नहीं खा पाते हैं। फिर उसके लिए भी हमको अलग अलग टाइप से सॉल्यूशंस है। उसके लिए लाइफस्टाइल काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट होती है, अलग टाइप के डाइट प्लान्स होते हैं, वो फॉलो करना पड़ता है। और दूसरी चीज ऐसी है कि रात को अगर हम खाना खा रहे हैं तो रात का खाना ऐसा है कि अगर हम 7 से 8 तक खा रहे हैं तो हमने 100% अपने इंटेक के हिसाब से खाना खाना चाहिए। 8 से 9 खा रहे हैं तो 75%, 9 से 10 में खा रहे हैं तो 50%, और 10 के आगे हम खा रहे हैं तो हमको क्वांटिटी एकदम कम कर देना है, 25% क्वांटिटी रखना है। जो मैंने अभी आपको समझाया कि when you consume meals around 10 a.m., 10-11 a.m., chyme is formed in stomach within 2 to 3 hours. It reaches duodenum at 12 to 2 p.m. It provides platform for powerful digestion enzymes of pancreas, gallbladder, duodenum itself. This is the place where protein, fats and carbohydrates are digested. यही चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि खाने का जो सही समय होता है ये 12 के पहले होता है, और अगर इसको ठीक तरीके से फॉलो किया तो सुश्रुत संहिता का 46 चैप्टर का जो लास्ट पार्ट है उसमें बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि रजन्यो दिवसाश्चैव येषु चापि समा स्मृता, रात में और दिन में कृत्वा समम अहोरात्रम तेषु भुंजित भोजनम ना प्राप्तातीत कालम वा हीन अधिकम तथापि वा, मतलब ज्यादा ना खाए, कम ना खाए, रात्रि में ना खाए, और अप्राप्त कालम भुंजान जो सही समय में नहीं खा रहा है, और शरीरे यह लघु नरः तास्तान व्याधि नाम आपनोति मरणम वा नियच्छति, अतीत कालम भुंजनो वायुनो पहते अनले कृच्छादपि पच्यते भुक्तम द्वितीयम च न कालाति। मतलब अगर अतीत काल भोजन, मतलब बहुत लेट खाना खा रहे हैं या बहुत ही जल्दी खाना खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन में 2 बार खाना खाना है और 2 बार से अधिक नहीं खाना खाना है। पर आजकल हम लेट सो रहे हैं और जल्दी उठ रहे हैं तो हमको माइनर मील, मतलब हम 3 बार खा सकते हैं, पर वो ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए कि वो अगले मील का उसने उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से मैं अभी आपको ये सारा डिस्कस करते हुए बताई कि ब्रेकफास्ट कब होना चाहिए, रात में खाना खाने का कैसा प्रमाण होना चाहिए। ये हमारी जो लास्ट स्लाइड है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो थेरापेटिक डाइटेटिक्स है इसके अंदर अगर हम इसको फॉलो करते हैं, अग्नि ठीक से रखते हैं, खाना पेट भर के अगर खाते हैं तो जो हमारा लेप्टिन है वो हमको सटाइटी का इंडेक्स देगा और वजन बढ़ने नहीं देगा। और पेट भर के खाने से सारे धातुओं का पोषण होने से वात का प्रकोप नहीं होता है, और गुरु अतर्पण करने से हम ओबेसिटी को भी बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर्स ओबेसिटी को अगर ये वाला मैंने बताया हुआ फॉर्मूला फॉलो करेंगे तो कोई भी ओबेसिटी के पेशेंट को वो ठीक से ट्रीटमेंट दे पाएंगे। सो इस तरीके से ये बायोलॉजिकल क्लॉक का हमने इधर एक्सप्लेनेशन किया है। किसी को अगर कोई क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। Thank you, ma'am. थैंक यू ममता मैम। Thank you for your nice deliberation. And I request the participants if they want to ask any questions regarding the therapeutic diet and this presentation of biological clock with lifestyle interventions, they can raise their hands or they can just on their mic to or they can write in the comment box also.
There are no messages in the chat box. So for vote of thanks, I would like to. Okay, some people are raising their hands. Dr. Anil ji, you want to ask the questions? So, can you on your mic? Are you able to on your mic? Shikha Singh? No, they cannot switch on the mic. So Please post your queries in the message box, Okay. in call messages. Okay, so you can type your queries and I may ask on your behalf. अनिल जी, वैभव जी, आप अपनी क्वेरीज चैट बॉक्स में प्लीज टाइप कर दें. Because of settings this time, I think you won't be able to ask the questions directly. मैम जिन्होंने रेज हैंड किया है ना, उनको आप को होस्ट कर दीजिए, फिर से उनको वो कर दीजिए. Okay, ऐसे करें. Okay, ma'am. It was Anil ji. नमस्ते. Namaste, madam. नमस्ते सर. Namaste, madam. How are you? Namaskar, Fine, madam. Namaskar, Anil. Very nice presentation. Nice. So, madam, see the Dwadasha Ahara Visheshayatana. जी हाँ. In that, there Ekakala and Dvikala Bhojan has been mentioned. Yes, sir. Okay, madam. So, okay. So, that is, it is Ekakala Bhojana for this, the Rogi, and Dvikala Bhojana for the Swastha person. Okay, madam. Yes, So for the sir. Swastha person, in present days, it is so much difficult to follow it. What is your suggestion? Yes, sir. You are right. देखिए, मैं क्या देखती हूँ कि अगर इनका बॉडी मास इंडेक्स अगर 21 के अंदर है और वो उनका डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म अपना बराबर रखते हैं, तो वो थोड़ी बहुत गलतियां कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हम उनको कुछ भी नहीं कहेंगे. इवन उनकी एज 75 हो, 70 हो, पर वो अपना मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है बेसल बीएमआई वो मेंटेन कर रहे हैं, तो वो कोई ना कोई तरीके से अपनी बॉडी को उन्होंने अडेप्ट कर चुके हैं. पर अगर उनका बीएमआई सही नहीं है, तो हमको उनको धीरे धीरे एडवाइस करना चाहिए. ओके मैम, थैंक यू वेरी मच. शिखा जी, आप Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Thank you for the presentation. It was a great one. Ma'am, recently I encountered a question from somebody. They said कि मुझे चाय लेने की बहुत ज्यादा आदत है. Like I was talking about lifestyle changes. So they said कि I can't go without tea. Yes. I need whole day. Like morning has to start with tea. तो ऐसे लोगों को हम किस तरीके से डील करेंगे? क्योंकि वो ऐसे होते हैं कि I can't quit it. बराबर मैम. ये देखिए, ये तो हमको जो अपना चरक संहिता में जो दिया गया है, पथ्य अपथ्य का विधि धीरे धीरे टेपर करने की बात है. पर मैंने एक देखा है, जिनको चाय का एडिक्शन हो चुका है, या जिनको अल्कोहल का एडिक्शन हो चुका है, या खर्रा गुटखा खाने का एडिक्शन हो चुका है, इनमें मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं इनका एपेटाइट पूरा बैलेंस डाइट न्यूट्रिशन से गुरु आहार नहीं मिल रहा है. इसके लिए ये उस तरफ जा रहे हैं. अगर आप उनको कफ काल में, मतलब मॉर्निंग में 10 के पहले, अगर डायबिटिक नहीं है या डायबिटिक है भी, फिर भी इस तरीके से डाइट प्लान करिए कि जिसमें पृथ्वी महाभूत बोलेंगे हम, वैसा आहार इनको देना है. जैसे खीर है या कुछ ड्राई फ्रूट्स का उपमा है, ऐसा देंगे कि जिससे इनका एकदम एपेटाइट फुलफिल हो जाए. जो गुरु आहार हमारे यहाँ बोला है वो देंगे, तो धीरे धीरे इनकी चाय का तलब है वो कम होने लगती है. और आपको इनको बीच में इनके इलेक्ट्रोलाइट्स को भी बैलेंस करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, आप इनको बोलेंगे कि आप अपने पास में जलजीरा का सैशेट रखिए, उसको पानी में डाल के पी लीजिए. जिससे क्या हो गया, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स भी इनके बैलेंस होने लग गए ना, तो इनको चाय का जो टेम्पटेशन है वो धीरे धीरे कम होता है. हमने किए हैं मैडम, लोगों की चाय कम किए हैं, प्रोवाइडेड आपको उनका
काउंसलिंग रिपीटेडली करना पड़ता है। पहले आप उनको चाय एकदम से बंद मत करवाइए, उनको बोलिए आप चाय लेते रहिए, पर साथ में ये कफवर्धक आहार, ब्रूहण आहार, संतर्पण आहार ऐड करिए उनके साथ में, धीरे धीरे वो कम हो जाती है। मैम वन मोर क्वेश्चन कि जो लोग नाइट ड्यूटीज करते हैं तो वो जी। बोलते हैं कि फिर हम अपना कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन का जो साइकिल है हमारा तो वो डिस्टर्ब ही रहेगा, तो हम कैसे वर्कआउट करें उन चीजों को? उसके लिए एक सॉल्यूशन है मैम, जो 4 AM का टाइम है, जब हमारे बॉडी में ये हंगर हार्मोन्स एकदम से चेंज होना शुरू हो जाते हैं, उनको आपको बोलना है कि 4 बजे या तो उनके पास में अवेलेबल रिसोर्सेस है तो उनको एक ग्लास गर्म दूध पीना है घी डाल के, नहीं है उस तरीके के रिसोर्सेस तो वो पेंड खजूर है, भीगे हुए बादाम है, इस तरीके से 4 बजे कुछ खा सकते हैं, जिससे उनका बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब नहीं होता है। और उनको यही बोलना है कि खाना खाने के बाद सोना नहीं है। ये लोग ऐसा करते हैं कि जैसे शिफ्ट से आते हैं और फिर खाना खा करके सो जाते हैं, तो उनको आपको पहले लाइट मील देना है, बाद में सोना है और बाद में हेवी मील देना है। और तीनों ड्यूटीज में इस तरीके से डाइट प्लान करना है कि वो टाइम बराबर तीनों शिफ्ट में मेजर मील का लगभग 1-2 घंटे के आसपास में सेम ही होना चाहिए। पर सुबह 4 बजे वाला जो सिस्टम बोला है मैंने, वो उनको जरूर फॉलो करना है, तब उनके पेट में कुछ ना कुछ जाना चाहिए। ओके मैम, जो आपने बोला कि जैसे वो ड्यूटी से वापस आए तो लाइट मील लेके फिर सोए और बाद में हेवी मील लें, तो लाइट बिल्कुल। मील लेने से भी तो उनकी बॉडी में कफ बढ़ेगा ना, मतलब पर मैडम खाने के बाद? वात प्रकोप इतना होता है कि उनको हल्का जैसा उपमा है, दूध है, ऐसा ही कुछ चीज लेना है कि जो उनको वात प्रकोप को कम कर दे। अदरवाइज वो टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, उनको नींद भी नहीं लगेगी। इसलिए हल्का कुछ ना कुछ तो उनको खाना जरूरी है। ओके मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Any more questions? मैं किसी का नाम भूल गई, उन्होंने भी हैंड रेज किया था, एक बार प्लीज और करें तो मेरे को याद आ जाए। किसी और ने भी हैंड रेज किया था पर मैं उनका नाम भूल गई। ये कोई और पर्सन थे। डॉक्टर रवि वर्मा है ममता। हाँ, हम्म, डॉक्टर रवि। नमस्ते रवि सर। हाँ जी जी, रवि सर आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रवि जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ नमस्ते रवि हेलो, सर। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ बोलिए। रही है। हाँ हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा मुझे लगा कि अभी मुझे ये क्वेश्चन था कि जैसे हम अपने पास पेशेंट आते हैं और एक जनरल हम काउंसलिंग भी करते हैं लाइफस्टाइल के लिए, तो जी। ब्रेकफास्ट का जो ऑप्शन है वो उसमें थोड़ा सा कठिनाई आती है कि ब्रेकफास्ट के रूप में क्या सजेस्ट करें जो हेल्दी रहे और न्यूट्रिशियस रहे। देखिए ब्रेकफास्ट के बारे में मैंने बोला था, अभी एक्सप्लेनेशन दिया था जब, कि अगर जल्दी उठ रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो ज्यादा मात्रा में भी ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। पर अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो उनको कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट जो भी है वो गर्म होना चाहिए, पका हुआ ना होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए, फ्रूट जूस नहीं होना चाहिए। और अगर बहुत अच्छी अग्नि है तो वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो वो फ्रूट जूस या कोई सब्जियों का जूस भी ले सकते हैं। डिपेंड्स कि उनकी अग्नि कैसी है। अग्नि मंद जो है, पेशेंट और स्वस्थ व्यक्ति दोनों में हमको डिफरेंस रखना है इसमें। और पेशेंट को तो हमको रॉ बोलना ही नहीं है, पर अग्नि जिनकी अच्छी है उनको आप हेल्दी में आप कच्चा भी दे सकते हैं। क्योंकि आयुर्वेद में हमारे यहाँ बोला भी गया है, स्वरस कल्क फांट और ये सारी योजनाओं में सबसे गुरु जो रहते हैं वो स्वरस रहते हैं, जो पके हुए नहीं रहते हैं। पर अग्नि अच्छी होती है तो वो खा सकते हैं। हेल्दी न्यूट्रिशियस में आप जैसे उनका बीएमआई है उस तरीके से आप उनको पराठा है, सब्जी है, या फिर उपमा है, या फिर ड्राई फ्रूट का कुछ है, या फिर मिलेट्स हफ्ते में 2 या 3 बार उसका पॉरीज दे सकते हैं। जिनको बनाने में जो सुविधा हो उस तरीके से उन्होंने खाना चाहिए। मूंग का चीला दे सकते हैं। बच्चे हैं तो उनके लिए तो काफी सारे ऑप्शंस ओपन हैं, पर पेशेंट्स है तो उनके लिए क्वांटिटी बहुत कम होना चाहिए।
जो भी वैरायटी वो खाते हैं। Thank you, ma'am. Ravi ji, Yes, thank you, ma'am. Thank you. रवि सर, आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। No, ma'am. Thank you. अच्छा। कोई बात मैम एक क्वेश्चन मेरा भी था। नहीं, बोलिए मैम आप तो। मैम जैसे मतलब आजकल एक मतलब एक मिथ है, थोड़ी अवेयरनेस भी कहेंगे, थोड़ा मिथ भी कहेंगे कि ऐसे जैसे 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 एज एडवांस होती है वैसे एपेटाइट लेवल कम होते जाता है, हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी कम होती जाती है। बराबर। लेकिन साथ में जो मेटाबॉलिक कैचअप भी मिलता है एज एज एडवांसेस, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे मेटाबॉलिक ब्रैकेट में आने लगते हैं जो कि पहले नहीं आते थे, 30s में नहीं आते, लेकिन 40 प्लस में आते आते वो आने लगते हैं किसी न किसी ग्रुप में। बराबर। तो ऐसे में देखा गया है कि जैसे अगर हम उनको बोलते हैं कि मतलब थोड़ा सा डाइट मैनेज करिए, अपने लाइफस्टाइल मैनेज करिए, तो वो इधर उधर से जब पढ़ के आते हैं और फेसबुक, इंटरनेट और इंस्टा, तो वो ऐसे बोलते हैं कि तो क्या रात में नहीं खाएं, बिल्कुल ही नहीं खाएं। तो मतलब वो जैसे यहाँ से वो सैलेड ही खाना चाहते हैं, बहुत लिटरेट हैं, बहुत अवेयर लोग होंगे तो वो बस इतना ही बोलेंगे कि हाँ हम सिर्फ सैलेड्स ही खा ले रात में, उतना होके चल जाएगा। तो ये क्लैरिफिकेशन थोड़ा मुझे आपसे चाहिए था कि ये एक्चुअली क्या बताना चाहिए। मैम मैंने अभी है ना इस पे बहुत पढ़ भी रही हूँ और मेरे ये भी ध्यान में आ रहा है कि कई लोग रात में बैलेंस डाइट ठीक से जो अपना षड्रसात्मक आहार है वो नहीं ले रहे हैं। वो कोई सिंगल आइटम खा ले रहे हैं या सैलाड खा ले रहे हैं या सिर्फ कोई दलिया खा ले रहे हैं, मतलब वो सिर्फ कोई एक आइटम की तरफ जा रहे हैं और वो लैंड करते हैं बहुत बड़ी मेटाबॉलिक डिसीज में। तो हमको हमारा फर्ज बनता है उनको समझाने का कि आपको वैरायटी ऑफ फूड भले ही कम मात्रा में खाए पर वो आपको खाना बहुत जरूरी है। और रात में नहीं खाना ऐसा नहीं है, उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया कि 7 से 8 में खाना है तो 100% खाए, 8 के बाद में जैसे 25-25% कम करते जाए। पर आप अभी आज से आप सभी जो लोग जुड़े हैं ना वो एक फॉलो करिए और मुझे भी थोड़ा फीडबैक देना कि जो कैंसर पेशेंट्स है, जो डायबिटिक पेशेंट्स है, उनको आप जरूर पूछिए कि उनका शाम का खाने की क्वांटिटी वो कितना खाते हैं। वो काफी कम खाते हैं और जिससे उनका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बोलिए, जो ज्यादा सस्टेन रिलीज चीजें हैं वो शरीर में कम मिलती है। ये मैं आप बोलेंगे कि मैं मॉडर्न के इससे बोल रही हूँ, पर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो षड्रसात्मक आहार है और जिसमें चूस्य, लेह्य, पेय, भोज्य ऐसे चारों टाइप के डाइट अगर ले रहा है कोई 6, 7, 8 बजे तक, तो उसको मुझे नहीं लगता है कि उसको कभी भी कोई भी बीमारी होगी। हमको उनको समझाना ही पड़ेगा मैडम, ये सलाद वलाद खाना वो रात में वो सही नहीं है, ये सब चीजें। थैंक यू सो मच। अब मैं आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर तृप्ति जैन मैम to kindly give away the vote of thanks for our speaker today. Dr. Tripti Jain ma'am. नमस्कार। डॉक्टर ममता जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए। जी सर। नमस्ते अनिल सर। नमस्ते। नमस्ते मैम। जी सर। नमस्ते तृप्ति मैम। हाँ